हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। जैसा कि आपने सुना, कई बार जो हम सुनते हैं उसको दोहराने का मन होता है, क्योंकि दोहराए जाने की परंपरा है। कई परंपराएं ऐसी हैं जो हमें ऐसी जगह ले जाती हैं जहां हमें लगता है कि हमें अपने आप को नए सिरे से पहचानने की जरूरत है। बात के गोलमाल डंग को सीधा करते हुए मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने न केवल जीवन को जानने के लिए अपने अंदर की ईमानदारी का प्रयोग किया, बल्कि वाराणसी से न्यूयॉर्क चल के सीखने के क्रम को लगातार अपने साथ बनाए रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों पर काम किया जो समाज को कहीं ना कहीं समझने के साथ साथ गुदगुदाती नहीं हैं, छेड़ती हैं, हिलाती हैं, झकझोरती हैं। और ऐसे एडिटर डायरेक्टर अतिन मेहरा, जब नई फिल्म उनकी आने वाली है, फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री बुलबुल सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, तो ऐसे अवसर पर वो न्यूयॉर्क में हैं। इस फिल्म के बारे में बात करने से पहले उनका स्वागत किया जा रहा है स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अदिन। आप वाराणसी से हैं और इन दिनों में वाराणसी पर सारी दुनिया की निगाहें हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के कारण, अरविंद केजरीवाल के कारण भारतीय राजनीति का एक गढ़ जैसा ये आध्यात्मिक और धार्मिक नगर इन दिनों बना हुआ है। आपका बचपन वहां पर बीता है, हमारे साथ बांटे इन दिनों। यदि आपने ये स्थान फिर से देखा हो तो क्या हलचल, कैसी गर्मा गर्मी वहां पर है? गर्मा गर्मी यही है कि सबसे पहली बात तो बनारस में एक चीज़ कहा जाता है कि अगर आपने हर हर महादेव का नाम ले लिया और पब्लिक ने वो हर हर महादेव सुन लिया तो वो पब्लिक आंख मूंद के खाली उसी नाम पे ही वोट देगी। उनका जहाँ तक हम बनारस के लोगों का मानना जानते हैं, उसमें जात पात इससे कोई लेना देना नहीं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। वो अपना अलग से भावी है महादेव का। ऐसा वहाँ जब भीड़ में लोग खड़े रहते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हम मुस्लिम और हिंदू, हम बनारसी हैं, सब लोग बनारसी हैं। तो ये जो चीज़ थी कि मोदी जी आए वहाँ, मतलब वहाँ से लड़ रहे हैं, लोगों को एक नया होप नज़र आ रहा है, नई चीज़ें नज़र आ रही है। क्योंकि लोग इतने सालों से करप्शन की वजह से, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बाकी सब चीज़ों से बिल्कुल परेशान और त्रस्त हो चुके हैं। बनारस में पूरे इंडिया में लोग हो चुके हैं, लेकिन खासतौर से यूपी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा है। क्योंकि न्यू पार्टी आई, समाजवादी पार्टी, उसने भी कुछ नहीं किया। तो अब लोगों को ये नज़र आ रहा है कि खास तौर से अगर इंडिया का कुछ होना हो वो तो अलग बात है, और अगर जो भी होगा, लेकिन अगर जो प्रधानमंत्री जी हैं अगर वो बनारस से जीतते हैं तो प्रधानमंत्री आएंगे तो बनारस का बदलाव जरूर होगा और गंगा की सफाई जरूर होगी, उनका ये मानना है। क्योंकि गंगा मतलब सब कुछ है बनारसियों के लिए, और उसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, उस पर कोई भी इतना पैसा आया, इतना कुछ हुआ, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक लोगों का होप जो है, ठीक है इंडिया से है, लेकिन उनका ये भी होप है कि संस्कृति को और जो अपनी धरोहर हैं गंगा माँ हैं उनको मतलब साफ सफाई करने में इनका, अगर ये जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा इनका हाथ रहेगा। अदिन, आपका बचपन जब बीत रहा था वाराणसी में, और बनारस को लेकर कई फिल्में भी बनी हैं। एक फिल्म का नाम आता है देवानंद की बनारसी बाबू पर। वो एक अलग प्रकार का उसका चरित्र, मुख्य जो अभिनेता उसके थे उनका था। पर 20-25 वर्षों के अवसर अंतराल में अगर आप बनारस को देखें तो क्या गंगा की स्वच्छता की दृष्टि से या वहाँ के वातावरण की दृष्टि से कुछ मोटा मोटा परिवर्तन आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, ये है ना कि मॉडर्न जो कहेंगे, मॉडर्न इंडिया कहेंगे या जो 21st सेंचुरी के इंडिया कहेंगे, तो बहुत सी चीज़ें चेंज तो हो ही रही हैं। लेकिन बनारस में ये है कि आप नवयुवक हो, नौजवान हो या बुढ़ा हो या बच्चे हो, वो उनका गंगा के प्रति जो प्रेम है वो मतलब जरूरी। मतलब हम लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में हम क्या दुनिया में कहीं नहीं उठेंगे, लेकिन अगर बनारस रहेंगे तो कहते हैं सुबह बनारस और शाम अवध। अगर आपने नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो सुबह बनारस की सुबह में अपना, और खाली बैठ के अगर आप घाट के किनारे अगर बैठ जाएं और खाली सूर्य उदय देख लें और मंत्र आपके अगल बगल चलते रहेंगे, आपका सारा दिन ऐसे ही अच्छा हो जाता है।
तो हम लोग जो वो, और दूसरे ये कि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन द वर्ल्ड, मोर देन 60,000 ईयर ओल्ड, है ना। तो जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो यही एक जगह है जो इसने बचा के रखा है, अपनी संस्कृति बचा के रखा है। और वो हमें नहीं लगता कि कोई भी कितना भी कोई कर ले वो टूटने वाली नहीं हो सकती है, वो कमज़ोर नहीं हो सकती है, वो मजबूत भी नहीं हो सकती, वो उसी जगह रहेगी जो बना हुआ है, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन क्या है कि अब प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन प्रेशर, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक्सपेक्टेशन जो लोगों की बहुत हाई है। मतलब आज से 7-8 साल पहले हम एक BMW बनारस में थी, हमें याद है, तो सब के सब लोग जब निकलती थी BMW तो सब लोग देखना चाहते थे, खड़े हो जाए तो भीड़ लग जाती थी। और आज जाइए तो हर आपको गली में एक BMW नजर आएगी। तो प्रोग्रेस तो हुआ, लेकिन वो प्रोग्रेस का जो इफेक्ट है, जो इकोनॉमिकल प्रेशर और लोगों के ऊपर जो बढ़ा रहा है सबसे ज़्यादा, जो पैसा जिसके पास आ रहा है उसके पास तो बहुत आ रहा है, लेकिन जो गरीब है उसी तरह से रह गया उसके डेवलपमेंट के नाम पे। क्योंकि आप बनारस से हैं और संयोग की बात है, कुछ दिन पहले एक बनारस के पर्यावरण के संबंध में चर्चा हमारे कार्यक्रम में करते हुए हमें ये बताया गया कि वहाँ पर अंग्रेजों के समय से जो सीवेज लाइन है उससे जो भी मल इत्यादि है उसको गंगा की अंदर छोड़ देने का एक सिस्टम बना हुआ है जो कि अभी तक बदला नहीं है। तो अगर गंदगी जाएगी तो निश्चित रूप से गंगा स्वच्छ कैसे होगी। ये सवाल मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बनारस के हैं, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी इस बात से वाकिफ होंगे, ऐसा आपने? वाकिफ है। देखिए, दिक्कत अपने संग ये है ना कि हम लोग इतने डेवलपमेंट के बाद, एजुकेशन के बाद भी जो मेंटालिटी है बहुत लोगों की, काफ़ी लोगों की, वो उसी तरह रह गई। तो उनका क्या, वो भगवान, वो कहते हैं ना भगवान देख लेगा, भगवान कर लेगा, तो उसी में रह गया कोई। अब जहाँ तक आप सीवेज लाइन की बात कर रहे हैं वो चेंज हो गई है। एंड अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जर्मनी का था, इंडियन गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया उसको लेके, और इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर से, क्योंकि यूनेस्को रिकॉग्नाइज कर रही है बनारस को, तो इस वजह से प्रेशर था, तो उन लोगों ने सीवेज लाइन पूरी चेंज कर दिया। तो उसके लिए प्लांट बैठा दिया गया है, रिसाइकलिंग, फर्टिलाइजर के लिए, बाकी सब। मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो चल नहीं, लेकिन जो प्रदूषण जो दूर से आ रहा है, जैसे जो गंगा का सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो नालों से खाली नहीं है, वो इंडस्ट्रियल मटेरियल जो गंदा सबसे ज़्यादा कानपुर के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सारा सब कुछ गंगा में छोड़ा जाता है। तो वो जाएगा कहाँ? वो हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी TVN के लिए बहुत पहले, वो हम लोग ने पूरी गंगा की लाइफ के ऊपर हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री, मतलब हम लोग 2 महीना गंगा फॉलो किए थे, गोमुख से लेके बांग्लादेश तक पूरी। तो जैसे लाइफ कैसे 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 किनारे लिखती है, अगर आप वो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वो लाइव देख लेंगे तो आपको जो लोगों का प्रेम है, जो खाली कुछ लोगों के लिए वो पानी होगा, कुछ लोगों के लिए वो खाली नदी होगी, लेकिन कुछ लोगों का जो पूरा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, वो एंसेस्टर, मतलब एक सोल है उसके अंदर। जब आप जाएंगे तो आप खुद फील करेंगे। वो चीज़ें दिखाई देने लगी, जो ट्रेडिशन दिखाए वो डिसअपीयर हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अब लोग बीमार पड़ने लगे हैं। तो एक गवर्नमेंट सफाई तो करती नहीं है, लेकिन बाकी सब की गंगा में मलेरिया है, गंगा में ये वो गंदगी हो रही है, सफाई के नाम पे तो कुछ है नहीं। वो बहुत कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कोई नहाने गया तो उसके ऊपर 100 रुपये का फाइन डाल दिया अगर साबुन यूज़ किया, तो उससे थोड़ी ना सोल्यूशन होने वाला है। और जो पैसा आता भी है वो गलत दिशा में पैसा चला जाता है, उसको कोई गाइडलाइंस देने वाला नहीं है कोई भी। तो हम लोगों को, मतलब हमें लगता है कि होगा, सब कुछ है, होप तो आदमी को रहना चाहिए। होप ही एक है जो हम लोगों को मूव करेगा, और हम लोग के मतलब संस्कृति, चाहे लेके, चाहे गंगा को लेके, चाहे सोशल प्रॉब्लम है, उसको इफेक्ट करने वाले यंग जो नौजवान हैं अपने देश के, चाहे भारत में रह रहे हों चाहे भारत के बाहर कहीं भी रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वही अगर जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं काम होने वाला। हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे US हो गया, चाहे वो क्या कि कुछ दिक्कत है तो व्हाइट हाउस, ये बहुत अमेरिकन वे है कहने का, मतलब। और इंडिया में भी क्या है कि अरे सरकार ये नहीं कर रही है, नहीं, यू शुड स्टैंड अप ऑन योरसेल्फ फॉर योर ओन पीपल। इफ यू डोंट टेक एक्शन यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। मतलब लोग बातें करना है तो बातें करते रहिए। अभी सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देंगे, आप खड़े हैं कहीं, कोई प्लास्टिक फेंक दिया, बड़ा बुरा आदमी है यार, प्लास्टिक फेंक दिया, वो कह के वो लोग आपस में उसको स्ट्रेच कर देंगे, वार्ता को बड़ा बना देंगे। ये नहीं कि बस 1 सेकंड लगता है, वो प्लास्टिक उठाइए आप लेके कूड़ेदान में फेंक दीजिए, तो दूसरा जो देखेगा तो इंस्पायर होगा उससे। और जहाँ 10, 100, 1000, 10 लाख करने लगेंगे, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने पास खुद ही सोल्यूशन है उसका। तो सॉल्यूशन हमारे पास है, ऐसी बात कहने वाले अतीन मेहरा ने अपने तौर पर कुछ सॉल्यूशंस अपनी
फिल्मों के द्वारा भी दिए, छोटी छोटी फिल्में बनाई, पर उन्होंने शिक्षा के जगत में काफ़ी अच्छा असर किया। पर उनकी फिल्मों की तरफ जाने से पहले फिर हम ठहर रहे हैं थोड़ी देर और वाराणसी में ही। और वाराणसी में जब नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो एक ऐतिहासिक सी घटना हो गई कि इतने सारे लोगों का समूह इत्यादि। ये सामान्य बात है कि बनारस में इतने जनता इकट्ठा होना और इस प्रकार का उत्साह राजनीति की तरफ होना? आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी कि वो लोग काफ़ी समय से सोए हुए थे। मतलब यूपी बिहार एक ऐसा है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है, और यूपी है जो तय करता है इंडिया की पॉलिटिक्स को। बहुत बड़ा हाथ है यूपी का, इतनी सीटें हैं, सब कुछ। मामला ये है कि पब्लिक जो है वो उसको जगाने वाला कोई उतना बढ़िया स्पीकर नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। मतलब वक्ता जिसको कहते हैं, मेरे हिसाब से ठीक है, हजारों बुराइयां हैं मोदी जी में, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सी उनकी जो उनके ऊपर जो एक्शन मतलब ले रहे हैं कोर्ट के द्वारा, बाकी सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि आप, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि उनको उनसे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स और जो उन्होंने मतलब जो भी किया गुजरात में तो उससे कोई लेना देना नहीं है लोगों का। लोगों को क्या किया कि उनकी बातों से लोगों को एक ट्रस्ट लगा कि जो बात कह रहा है अगला सही कह रहा है। अब बस लोग उस फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, वो पास नहीं देखना चाह रहे हैं। पास क्या है, ह्यूमन राइट्स हो गए, हम लोग जो एजुकेटेड लोग हो गए, या जो हिंदू मुस्लिम और ये जितने भी सांप्रदायिक दंगे इन लोगों से दूर रहते हैं दूसरे तरह के, वो सोचते हैं। आम आदमी ये नहीं सोचता है। आम आदमी क्या सोचता है कि हमको 2 वक्त की रोटी अच्छी मिले, हमें सुकून से मिले, ये करप्शन खत्म हो। जो कि एक लेटर लिख के कहीं डालने में भी, मेरी खुद की अपना एक्सपीरियंस है बनारस के अंदर कि हमने लेटर दिया, मेरे ऊपर कोई एक्शन मतलब गलत एक्शन हुआ बनारस के अंदर, हमने लेटर ले आके उसको दिया, और क्या नाम था वो मतलब मेयर कह दी, सभासद जो भी है, और उसके मतलब दूर दूर तक गए हम ऑफिसरों में, और वो लेटर देखते थे, उसके बाद वो किनारे में कूड़ेदान था उसमें फाड़ के फेंक देते थे और फोन कर देते थे अपने जूनियर ऑफिसर को करने के लिए। तो लोग जो है त्रस्त हैं नॉर्मल लाइफ में, मतलब वो परेशान हो चुके हैं रोज रोज की झंझटों में, रोज रोज की प्रॉब्लम में। उनको कुछ लेना देना है कि मोदी के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उनको क्या लेना है कि मोदी जो बोल रहे हैं अगर ये कर देंगे, यही कर सकते हैं कि उनकी बोली में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे अपने, वो इतने अच्छे वक्ता थे कि लोगों ने उनको वोट उनके वक्ता और उनके कैरेक्टर की वजह से दिया। मुझे लग रहा है वक्ता तो अतिन मेहरा भी अच्छे हैं। तो ये अतिन के वक्तव्य का आधार लेते हुए यदि हम सांप्रदायिक दृष्टि से वाराणसी को समझने का प्रयास करें, और जैसा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने वाले वक्तव्य सुनते हुए तो लगता है कि बहुत खींचतान वाला माहौल है, सांप्रदायिक तनाव कभी भी हो सकता है, और बहुत निश्चित विभाजन जैसा है मुस्लिम मतदाताओं और हिंदू मतदाताओं में, ऐसा कभी कभी एक अनुमान सा लगता है उनके वक्तव्यों के आधार पर। आप वहाँ रहे तो कैसी सांप्रदायिक दृष्टि से स्थिति आपने देखी है? देखिए, जो फियर जो आदमी के संग है, फियर जो है ये आपका सबसे ज्यादा फ्यूचर, कहते हैं कि फ्यूचर खराब करना जो है, मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप जॉब में एक हैं और आपके संग सब कुछ हो रहा है उस जॉब में के संग, मतलब आपको छोड़ना चाहते हैं, आप परेशान हैं, जो आपके कोर वर्कर आपको परेशान करें, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप छोड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपके अंदर डर ये है क्योंकि ये जॉब छोड़ देंगे तो मैं दूसरी जॉब मिलेगी कहाँ से। सेम प्रॉब्लम है पब्लिक के संग, फियर जो है, इतना फियर डाल दिया गया है। यहाँ मामला कांग्रेस वर्सेस भाजपा ही नहीं है, यहाँ मामला क्या है, मोदी वर्सेस पूरा एंटी जितनी अदर पार्टी हैं। इन्होंने क्यों किया, केजरीवाल खड़ा किया वोट काटने के लिए। आज अजय राय जो लोकल हो, मतलब अच्छे आदमी हैं जो भी हैं अपनी जगह पे, लेकिन वो लोकल सेलिब्रिटी हैं, है ना। तो वो सोचे वो ये क्या है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है मोदी। हाँ, तो फर्क है, आप लोकल हैं तो आप लोकल रहेंगे, लोग ठीक है आपको जानते हैं, अच्छा कर दें। आप किसी भी चीज को हिंदू मुस्लिम करके अगर डाइवर्ट कर रहे हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो फियर डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब परिणाम जो है इसका ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक लगा कि लोगों में जो उत्साह है लोगों के अंदर, वो हमें नहीं लगा कहीं से कि वो मीडिया में वो उत्साह दिखाया जा रहा है। मीडिया में खाली वो कैश करने की आदत है, वो पार्टीशन करके दो लोगों को ये बोला इसने ये बोला, वो पॉजिटिव कभी भी नहीं दिखाते हैं कुछ, कि अगर लोग यूनाइटेड हो जाए इंडिया के आज, और ये जो कास्ट सिस्टम है, जो ये छोटा ये बड़ा ये खत्म हो जाए, तो मेरे ख्याल से एशिया की सबसे अच्छी कंट्री जो है, सबसे डेवलप्ड मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली, वो इंडिया ही होगी और कोई कंट्री नहीं हो सकती।
अतिन वैसे खुद एक मीडिया से जुड़े हुए आदमी माने जा सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, पर आप मीडिया पर एक आरोप सा नहीं लगा रहे जब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया वो सही सही जो जनमानस की बात है उसको नहीं दिखाता है, विभाजन करना चाहता है? इससे मीडिया का क्या लाभ है? वो लाभ ये है कि हम बहुत अच्छी सी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हमको इनवाइट किया गया था, वो उसमें हम गए थे, पूरे मीडिया प्रेस के लोग बैठे हुए थे, बातें चल रही थी फिल्म के ऊपर। तो हमने उनसे पहले पूछा कि ये बताइए कि हम यूएस में रह रहे हैं और हम ट्रैवल भी बाकी सब जगह करते रहते हैं, आपके न्यूज़पेपर में पहला जब पृष्ठ खोलो तो कोई 4 मर गया, ये हो गया, मतलब बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ हैं। और इंडियन हो चाहे कोई भी होगा, जिसको न्यूज़ से लगा वो सबसे पहले ओपन करेगा, जब वो चाय पी के न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेगा। तो जब सबसे शुरू आप हो रहे हैं यहाँ, तो या तो भजन सुनना चाहिए, मंत्र, या आप कुरान पढ़िए, या आप महाभारत पढ़िए, जो भी है वो पॉजिटिव जो चीज़ें आती हैं उससे वो तो आपको मिल रही है। आपका तो लाइफ ही मॉर्निंग ही स्टार्ट हो रही है नेगेटिव चीज़ों से, तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? सोसाइटी पे जाएगा, फैमिली पे जाएगा, बच्चों पे जाएगा, बाकी सब लोगों पे जाएगा। तो उनसे हमने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं कि आप पहले पृष्ठ पे कुरान के बारे में कोई अच्छी चीज़, या अपना महाभारत के बारे में या राम जी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ वो लिख के भेजें। तो उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी जो है ना वो मसाला पसंद करती है। मालूम है क्यों हम लोग मसाला खाते हैं? क्योंकि पसीना निकलता है, उसी तरह से हमारी सोसाइटी। हमने कहा लेकिन मसाला खाते हैं बहुत से लोग, सादा भोजन आदत तो डालना चाहिए ना। तो मामला यहाँ ये है, मामला कि पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा चेंज के लिए। वो मीडिया चेंज नहीं कर सकती, मीडिया वही कर रही है जो पब्लिक चाहती है। अब ये catch-22 सिचुएशन है, मीडिया कहेगा कि ये जनता चाहती है और जनता कहेगी कि ये मीडिया कर रहा है। बहरहाल हम उससे बाहर निकलते हुए उस समय की तरफ बढ़ते हैं जब अतिन मेहरा जैसा सुलझा हुआ मन का व्यक्ति जो ये कहता है कि अगर आपने बनारस की सुबह नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, और वो बड़े विविडली डिस्क्राइब करते हैं, गंगा किनारे बैठकर जब आप सूर्योदय होते हुए देखते हैं तो एकदम मन पावन हो जाता है, शीतलता, शुद्धि, ये सारी बातें। तो आपने क्यों सोचा कि मैं बनारस छोड़ के न्यूयॉर्क जैसी जगह पर जाऊं और ये अध्ययन करूं? ये विचार, ये प्रेरणा कैसे आई? हम बनारस में जब मतलब 1999 में एक मेरे दोस्त ने हमको कैमरा दिया कुछ दिन के लिए, यूएस का ही था वो, क्योंकि बहुत से यूएस के लोग आते रहते हैं। और मेरे फादर अमेरिकन यूनिवर्सिटी, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। तो मेरे घर काफ़ी लोगों का आना जाना हमेशा था, स्टूडेंट लोगों का उनके। तो उसने दिया, तो हमने पहली जो रोल में फ़ोटो खींची वो पागल हो गया, वो देख के बोला कि यू शुड गो टू फोटोग्राफी। तो उसके बाद हमको काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड मिले उस फोटो का। सो फोटो करते करते हम प्रोडक्शन में आगे, काफ़ी फिल्म शूट होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं लोग। तो TVN हो गया, डिस्कवरी हो गए, बाकी लोग आते, तो उनकी मदद। फिर मेरा धीरे धीरे जो फ्रस्ट्रेशन थी कि स्टिल फोटो के जरिए आप मतलब लोगों को अपना मैसेज नहीं दे सकते हैं, बहुत मुश्किल है देना, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मोशन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप खड़े हैं रास्ते में और कोई आपके अगल बगल से दौड़ के निकल गया तो आपको तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है, मोशन वही है। तो हमने कहा कि मोशन जो पिक्चर जो है इसमें हमको एंटर करना है, और कैसे करना है, क्या करना है, बाकी तो ऊपर वाले ने सब मेरी मदद की। मतलब हमें नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ के लिए मेरा फोकस बहुत हमेशा शुरू से मतलब मेरा ये कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है आदमी का। आदमी कॉन्सेंट्रेट करे और उसके संग विल पावर रहे, और फैमिली सपोर्ट थोड़ा। शुरू में मेरे फादर अगेंस्ट थे मेरे, वो बोले कि अरे ये फोटोग्राफी करके क्या करोगे, मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें पढ़ाने, मतलब फोटोग्राफी पढ़ाने का, ये करने का। हमने कहा नहीं। और उसके बाद एक उनको प्रूफ, पेरेंट्स जो हमेशा बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, उनको रिजल्ट दिखाना जरूरी है, नहीं तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमने एग्जीबिशन किया, और मेरी एग्जीबिशन में बहुत सेल हुई मेरी फोटोग्राफ। तो मेरे फादर आए, वो गले लगे, हमसे रोने लगे, बोले कि आज के बाद से जो तुम्हें करना है लाइफ में तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अतिन मेहरा हमारे साथ बने रहें, और इस तरह के जो भावनात्मक दृश्य होते हैं जिसमें पिता को अपने पुत्र पर गर्व होता है, वो सुनकर हमारे भी रोएं से खड़े हो जाते हैं। और कुछ बातें हैं प्रेरणास्पद जो अतिन के द्वारा हम तक पहुंचने वाली हैं, उनके काम के बारे में खास करके चर्चा अभी बाकी है, इसलिए बने रहें आप हमारे साथ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।